डेटा साइंस कम्युनिटी में ना एक बहुत ही पुरानी और मतलब कभी ना खत्म होने वाली बहस देखने को मिलती है। वही पाइथन और आर वाली बहस। बिल्कुल। हमेशा यही सवाल उठता है कि डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन बेहतर है या फिर स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के लिए आर का चुनाव करना चाहिए। और जैसी डेटा का साइज अचानक से टेराबाइट्स में पहुंच जाए तो लगता है कि बस अब इन दोनों को छोड़कर सीधे अपाचे स्पार्क या हडूप जैसे बिग डेटा एनवायरनमेंट पर शिफ्ट होना ही एकमात्र विकल्प बचा है। सही कहा, ये एक बहुत ही आम दुविधा है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का जो मेन फोकस है वो इसी तकनीकी दुविधा के इर्द गिर्द घूमने वाला है। हमारे पास आज जो मुख्य स्रोत है वो है ब्रिजिंग केनाइम विथ पाइथन आर एंड बिग डेटा एनवायरनमेंट्स नामक एक काफी विस्तृत रिसर्च आर्टिकल। एक बहुत ही डिटेल्ड पेपर है ये। हाँ, तो हमारा मिशन आज ये डिकोड करना है कि कैसे KNIM नाम का एक प्लेटफॉर्म इन अलग-अलग और अक्सर एक दूसरे से न जुड़ने वाले डेटा इकोसिस्टम्स को एक ही छत के नीचे ले आता है। एग्जैक्टली। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। जब एंटरप्राइज लेवल पर डेटा आर्किटेक्चर इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है, जहां हर टीम मतलब अलग टूल इस्तेमाल कर रही है, तो ऐसे में एक यूनिफाइड इंटीग्रेशन लेयर की अहमियत क्या है? देखिए, ये आज के डेटा ड्रिवन इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम मॉडर्न डेटा परिदृश्य का विश्लेषण करें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि वो वन साइज फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट, यानी हर काम के लिए एक ही टूल। हाँ, वही कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल काम नहीं करता। एक डेटा इंजीनियरिंग टीम बिग डेटा क्लस्टर्स पर काम कर रही होती है और वहीं दूसरी तरफ मशीन लर्निंग इंजीनियर्स पाइथन में प्रिडिक्टिव मॉडल्स डिप्लॉय कर रहे होते हैं। और रिसर्च या एनालिटिक्स टीम आर में डीप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रही होती है। बिल्कुल। और इन सभी के बीच जो सबसे बड़ा बॉटलनेक या रुकावट आती है ना, वो है इन अलग अलग एनवायरनमेंट्स के बीच डेटा का सुरक्षित ट्रांसफर, बिना किसी डेटा लॉस के। हाँ, बिना डेटा लॉस के। अलग अलग तकनीकों को सहजता से एकीकृत करने की ये जो क्षमता है, वो अब सिर्फ एक नाइस टू हैव फीचर नहीं रहा है, ये एक क्रिटिकल बिजनेस रिक्वायरमेंट बन चुकी है। KNIM असल में इसी फ्रैगमेंटेड इकोसिस्टम को एक साथ पिरोने का काम करता है। तो KNIM, जिसका पूरा नाम कॉन्स्टेंस इंफॉर्मेशन माइनर है, ये मूल रूप से एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो डेटा एनालिटिक्स, रिपोर्टिंग और इंटीग्रेशन के लिए डिजाइन किया गया है। जो लोग हार्डकोर कोडिंग बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें अक्सर ये लगता है कि विजुअल इंटरफेस वाले टूल्स तो केवल बिगिनर्स के लिए होते हैं। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। वही तो। लेकिन KNIM इस धारणा को पूरी तरह तोड़ता है। इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI इसे बहुत बड़ा विजुअल डेटा पावर हाउस बनाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बचपन के लेगो ब्लॉक्स का उदाहरण लिया जा सकता है। हाँ, लेगो ब्लॉक्स बेस्ट एग्जांपल है इसका। जैसे लेगो में हर ब्लॉक का एक खास शेप और फंक्शन होता है। एक ब्लॉक बेस का काम करता है तो दूसरा पहिए का। जब उन्हें एक खास क्रम में जोड़ा जाता है तो एक पूरी गाड़ी या इमारत तैयार हो जाती है। सही। KNIM में उन्हीं ब्लॉक्स को नोड्स कहा जाता है। लेगो का ये एनालॉजी इसका आर्किटेक्चर को बहुत अच्छी तरह समझाता है। डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन में हर कदम एक अलग लॉजिकल ऑपरेशन होता है। KNIM में हर एक नोड उस विशिष्ट ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक नोड डेटाबेस से डेटा फेच करने का काम कर सकता है या फिल कर सकता है। उसके बाद तीसरा नोड उस पर कोई मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई कर सकता है। जब इन नोड्स को स्क्रीन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके केबल्स के जरिए एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो ये एक पूरा विजुअल वर्कफ्लो बन जाता है। इस अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ ये नहीं है कि इसमें कोड नहीं लिखना पड़ता। बिल्कुल, असली फायदा ये है कि ये वर्कफ्लो खुद ब खुद डॉक्यूमेंट हो जाता है। ट्रांसपेरेंट हो जाता है। हाँ, अगर 6 महीने बाद कोई दूसरा डेटा साइंटिस्ट उस प्रोजेक्ट को खोलता है तो उसे सैकड़ों लाइन का कोड डिकोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ विजुअल पाइपलाइन देखकर समझ सकता है कि डेटा किस नोड से आ रहा है और कहाँ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये ट्रांसपेरेंसी किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए वाकई बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब बात मशीन लर्निंग और एडवांस डेटा साइंस की आती है तो पाइथन का कोई सीधा मुकाबला नहीं है। सही बात है। पाइथन की वर्सिटिलिटी और इसकी कम्युनिटी सपोर्ट ने उसे डेटा साइंस का अनडिस्प्यूटेड लीडर बना दिया है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर KNIM एक विजुअल टूल है तो क्या ये पाइथन की उस रॉ पावर को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही स्रोतों से भी जो बात निकलकर सामने आती है वो इसके बिल्कुल उलट है।
क्राइम असल में पाइथन को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसे अपने अंदर समाहित कर रहा है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये इंटीग्रेशन डेटा प्रोफेशनल्स को दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ अनुभव देता है। मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। एग्जैक्टली। एक तरफ क्याइम का विजुअल इंटरफेस डेटा क्लीनिंग, ETL प्रोसेस और डेटा शेपिंग के उन उबाऊ और रूटीन कामों को बहुत फास्ट कर देता है, जिनके लिए पाइथन में कई लाइन का पैंडास कोड लिखना पड़ता है। हाँ, और दूसरी तरफ जब डेटा पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तब क्याइम के अंदर ही पाइथन स्क्रिप्ट नोट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा। ये एक ऐसा हाइब्रिड मॉडल है जहां स्ट्रक्चरल काम विजुअल नोट्स कर रहे हैं और कहां कस्टम लॉजिक या कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम की जरूरत है, वहां सीधा पाइथन कोड रन हो रहा है। और पाइथन के साथ इस इंटीग्रेशन का मतलब है कि डेटा साइंटिस्ट को अपनी फेवरेट लाइब्रेरी से समझौता नहीं करना पड़ता। बिल्कुल नहीं। अगर किसी वर्कफ्लो में नमपाई के जरिए हैवी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करनी है या पाइथन का उपयोग करके किसी बहुत ही स्पेसिफिक डेटा मैनिपुलेशन टास्क को अंजाम देना है, तो वो सब क्याइम के उस एक सिंगल पाइथन नोड के अंदर लिखा जा सकता है। सही कहा। इसके अलावा साइकिट-लर्न जैसी लाइब्रेरीज का एक्सेस होने से क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन के एडवांस्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स को भी सीधे उसी विजुअल पाइपलाइन का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये तो उन डेटा टीम्स के लिए गेम चेंजर जैसा है जो डेटा प्रिपरेशन के लिए अलग टूल और मॉडलिंग के लिए अलग एनवायरनमेंट यूज करते करते थक चुके हैं। मशीन लर्निंग मॉडल्स के अलावा ना विजुअलाइजेशन के नजरिए से भी ये इंटीग्रेशन बहुत पावरफुल है। डेटा प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। डेटा का एनालिसिस तब तक अधूरा है जब तक कि उसे स्टेक होल्डर्स को सही तरीके से प्रेजेंट न किया जाए। पाइथन की मैटप्लॉटलिब और सीबॉन्ड लाइब्रेरीज अपने कस्टमाइजेबल और पिक्सल परफेक्ट ग्राफिक्स के लिए जानी जाती हैं। हाँ, उनके चार्ट्स काफी डिटेल्ड होते हैं। क्याइम के अंदर ही इन लाइब्रेरीज को कॉल करके डायनामिक चार्ट्स, हीट मैप्स या स्कैटर प्लॉट्स जनरेट किए जा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि आउटपुट सीधे क्याइम के ही विजुअल आउटपुट पोर्ट में दिखाई देता है। इससे रिपोर्टिंग का पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाता होगा। बिल्कुल। जो काम पहले अलग अलग जुपिटर नोटबुक्स में बिखरा रहता था, वो अब एक सेंट्रलाइज्ड विजुअल कैनवस पर आ जाता है। यहाँ ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमने पाइथन की बात की जो मशीन लर्निंग और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए बेहतरीन है, लेकिन अगर प्योर स्टैटिस्टिक्स और एकेडमिक रिसर्च की बात करें तो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक अलग ही लेगेसी है। आर का अपना एक अलग ही यूजर बेस है। हाँ, बहुत सारे स्टैटिस्टिशियंस आज भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस या बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए आर को ही प्राथमिकता देते हैं। तो क्या एक ही डेटा पाइपलाइन में जहां पहले से ही पाइथन के नोड्स काम कर रहे हों, वहीं अगले ही स्टेप में आर का इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ। रिसर्च आर्टिकल के FAQ सेक्शन को अगर गहराई से देखें तो ये बात सामने आती है कि क्याइम का आर्किटेक्चर पूरी तरह से अग्नोस्टिक है। तो हाँ, एक ही वर्कफ्लो के अंदर पाइथन और आर दोनों को एक साथ एक के बाद एक प्रोसेस में रखा जा सकता है। ये इंटरऑपरेबिलिटी मॉडर्न डेटा साइंस की एक बहुत बड़ी जीत है। कैसे? मान लीजिए कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां डेटा की इनिशियल क्लीनिंग और कुछ टेक्स्ट माइनिंग का काम पाइथन की NLP लाइब्रेरीज के जरिए करना सबसे आसान है, लेकिन उसी साफ किए गए डेटा पर एक बहुत ही स्पेसिफिक सर्वाइवल एनालिसिस या मिक्स्ड इफेक्ट्स मॉडल रन करना है, जिसके पैकेजेस आर में ज्यादा बेटर है। एग्जैक्टली। जिसके पैकेजेस आर के क्रैन रेपोजिटरी में ज्यादा मैच्योर और स्टेबल हैं। क्याइम में पाइथन नोड से आउटपुट निकला हुआ डेटाबेस सीधा एक आर स्क्रिप्ट नोड में इनपुट के तौर पर जा सकता है। वाओ, ये काफी सीमलेस लगता है। इस तरह की क्रॉस लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी आमतौर पर हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों भाषाओं के डेटा स्ट्रक्चर्स बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन क्याइम बैकग्राउंड में इस डेटा ट्रांसलेशन को खुद हैंडल कर लेता है। और जब आर की बात हो रही है तो उसके सबसे बड़े हथियार यानी ggplot2 को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ggplot2 तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। डेटा विजुअलाइजेशन की दुनिया में ggplot2 को अक्सर ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसके जरिए जिस तार की डिटेलिंग और लेयरिंग डेटा प्लॉट्स में की जा सकती है, वो बहुत कम टूल्स में संभव है। क्याइम के आर इंटीग्रेशन के जरिए इस पूरी विजुअल पावर को सीधे वर्कफ्लो में एम्बेड किया जा सकता है। एक बार कस्टम आर कोड लिखा गया और क्याइम उस विजुअल आउटपुट को फाइनल रिपोर्ट या डैशबोर्ड का हिस्सा बना देता है। लेकिन देखिए, एक चुनौती जो यहाँ सामने आती है और जिस पर अक्सर तकनीकी चर्चाओं में ध्यान देना पड़ता है, वो है पैकेज कंपैटिबिलिटी। हाँ, टेक्निकल ग्लिचेस तो होते ही हैं। रिसर्च आर्टिकल के FAQ में इस एक जरूरी तकनीकी पहलू को हाईलाइट किया गया है।
जब काइम के अंदर आर स्क्रिप्ट्स रन की जा रही होती हैं तो ये सुनिश्चित करना होता है कि लोकल आर एनवायरनमेंट और उसमें इंस्टॉल किए गए थर्ड पार्टी पैकेजेस काइम के आर इंटीग्रेशन लेयर के साथ सिंक में हों। यानी वर्जन मिसमैच नहीं होना चाहिए। सही पकड़ा। कई बार ऐसा होता है कि आर का कोई बिल्कुल नया अपडेटेड पैकेज काइम के नोड के साथ तुरंत कंपैटिबल नहीं होता, या फिर डेटा टाइप्स के कन्वर्जन में, जैसे आर के फैक्टर्स और काइम के स्ट्रिंग डेटा टाइप में कुछ फ्रिक्शन आ सकता है। समझ रही हूँ। इसलिए एक स्टेबल और टेस्टेड आर एनवायरनमेंट को काइम प्रेफरेंसेस के साथ अलाइन करके रखना एक बहुत ज़रूरी बेस्ट प्रैक्टिस है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? हमने देखा कि कैसे काइम का विजुअल इंटरफेस डेटा क्लीनिंग को आसान बनाता है, कैसे पाइथन के जरिए एडवांस्ड प्रिडिक्टिव मॉडल्स इंटीग्रेट होते हैं, और कैसे आर के जरिए डीप स्टैटिस्टिकल इंसाइट्स निकाली जाती हैं। ये एक पूरा पैकेज है। ये सब एक सिंगल मशीन या सर्वर पर रन होने वाले डेटा के लिए तो बहुत शानदार है, लेकिन आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहाँ डेटा का वॉल्यूम कुछ गीगाबाइट्स तक सीमित नहीं है। आज हर क्लिक, हर ट्रांजैक्शन और हर सेंसर से डेटा स्ट्रीम हो रहा है। डेटा एक्सपोनेंशियल रेट पर बढ़ रहा है। जब ये डेटा टेराबाइट्स या पेटाबाइट्स का रूप ले लेता है, जिसे हम बिग डेटा कहते हैं, तो क्या काइम का ये नोड बेस्ड आर्किटेक्चर इस महासागर को संभाल सकता है? क्योंकि एक लोकल मशीन की रैम तो एक पॉइंट के बाद जवाब दे ही देगी ना। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो बिग डेटा की असली चुनौती केवल उस विशाल डेटा को स्टोर करना नहीं है, बल्कि उस पर प्रोसेसिंग पावर अप्लाई करना है। प्रोसेसिंग सबसे हेवी टास्क है। ट्रेडिशनली जब डेटा बहुत बड़ा होता है तो उसे हडूप या स्पार्क जैसे क्लस्टर्स पर रखा जाता है। डेटा साइंटिस्ट के लिए एक बड़ा दर्द ये होता है कि उस क्लस्टर में मौजूद डेटा पर एनालिसिस करने के लिए पहले उसका एक छोटा सैंपल अपनी लोकल मशीन पर लाना पड़ता है, क्योंकि उनका टूल पूरे बिग डेटा को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन काइम का बिग डेटा एक्सटेंशन इस पूरे पैराडाइम को ही पलट देता है। यहाँ स्केलेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि काइम किसी लोकल कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर बना दे। तो फिर वो प्रोसेस कैसे करता है? इसके बजाय ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब है कि काइम डेटा को अपने पास खींचने के बजाय प्रोसेसिंग के कमांड्स को सीधे डेटा के पास भेज देता है। एग्जैक्टली। यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है। स्रोतों में भी इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि काइम HDFS यानी हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, अपाचे हाइव और गूगल बिग क्वेरी जैसे बड़े बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नेटिवली कनेक्ट हो सकता है। नेटिवली कनेक्ट होना बहुत बड़ा एडवांटेज है। जब KNMI में बिग डेटा नोड्स का इस्तेमाल करके कोई वर्कफ्लो बनाया जाता है, जैसे डेटा को फिल्टर करना या ज्वाइन करना, तो बैकग्राउंड में KNMI उस पूरे विजुअल वर्कफ्लो को अपाचे स्पार्क के कोड या SQL क्वेरीज में ट्रांसलेट कर देता है। और वो कोड सीधे स्पार्क क्लस्टर या हडूप सर्वर पर रन होता है, जहां हजारों सर्वर्स एक साथ उस काम को अंजाम देते हैं। ये पुश डाउन डेलीगेशन की जो तकनीक है ना, वो एंटरप्राइज लेवल के लिए बहुत क्रांतिकारी है। पुश डाउन डेलीगेशन, हाँ, ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। उसका सीधा सा अर्थ ये है कि एक एनालिस्ट जिसे स्पार्क या स्काला जैसी कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं आती, वो भी KNMI के उसी विजुअल ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस का इस्तेमाल करके पेटाबाइट्स डेटा पर मशीन लर्निंग या डेटा प्रोसेसिंग कर सकता है। KNMI बस एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा है, जो एनालिस्ट के इंटेंट को क्लस्टर की भाषा में बदल रहा है। सही कहा। इससे न केवल डेटा प्रोसेसिंग की गति और एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है, बल्कि डेटा का मूवमेंट कम होने से सिक्योरिटी और गवर्नेंस भी मेंटेन रहती है। ये वाकई डेटा कनेक्टिविटी का एक बहुत ही सीमलेस अनुभव है। डेटा चाहे किसी क्लाउड स्टोरेज में पड़ा हो, किसी ऑन प्रेमिसेस हडूप क्लस्टर में हो या किसी SQL डेटाबेस में, काइम इन सभी के बीच एक पुल का काम कर रहा है। किसी भी एनवायरनमेंट में कनेक्ट कर लेता है। एक डेटा इंजीनियर को अब अलग से ETL पाइपलाइंस लिखने की जरूरत नहीं है और एक डेटा साइंटिस्ट को डेटा मिलने का हफ्तों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। ये पूरे डेटा लाइफ साइकिल को एक ही वर्कस्पेस में सेंट्रलाइज कर देता है। और जो लोग इस आर्किटेक्चर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लागू करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि ये इकोसिस्टम लगातार इवॉल्व हो रहा है। नए अपडेट्स आते रहते हैं। रिसर्च मटेरियल में उन रिसोर्सेज का भी साफ तौर पर उल्लेख किया गया है जो इस तकनीक की गहराई में जाना चाहते हैं। KNMI की अपनी कम्युनिटी, उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिटी फोरम्स में बहुत कुछ है।
जहां बिग डेटा क्लस्टर्स को इंटीग्रेट करने और पाइथन के नए पैकेजेस को कॉन्फ़िगर करने के एग्जांपल्स मिल जाते हैं। हाँ, आर के कस्टम स्क्रिप्ट्स को डिप्लॉय करने के भी हजारों प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और यूज केसेस वहां मौजूद हैं। ये ओपन सोर्स कम्युनिटी की ताकत है जो इस प्लेटफॉर्म को इतना डायनामिक बनाती है। अगर आज के इस पूरी गहन चर्चा का एक क्रक्स या निचोड़ निकाला जाए तो वो ये है कि डेटा साइंस अब केवल इस बात तक सीमित नहीं रह गया है कि कोई एक भाषा या टूल में कितना एक्सपर्ट है। टूल्स तो आते जाते रहेंगे। अब असली वैल्यू इस बात में है कि अलग-अलग तकनीकों जैसे पाइथन का मशीन लर्निंग इकोसिस्टम, आर की स्टैटिस्टिकल प्रिसिजन और हडूप या स्पार्क की असीमित प्रोसेसिंग पावर को एक साथ कितनी कुशलता से मिलाया जा सकता है। एक इंटीग्रेशन लेयर की तरह। K9 एक सॉफ्टवेयर से कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसा ऑर्केस्ट्रेशन लेयर है जो इन सभी को जोड़कर एक स्केलेबल, ट्रांसपेरेंट और बेहद फ्लेक्सिबल डेटा वर्कफ्लो तैयार करता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज हमने जिस टेक्निकल एवोल्यूशन को समझा है वो डेटा प्रोफेशनल्स के भविष्य के बारे में एक बहुत ही स्पष्ट संकेत देता है। अगर K9 जैसा प्लेटफॉर्म पाइथन के डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स, आर के कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स और हडूप की बिग डेटा पावर को स्क्रीन पर सिर्फ कुछ विजुअल नोड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस्तेमाल करने की आज़ादी दे रहा है, तो क्या आने वाले कुछ सालों में डेटा साइंस का मतलब सिर्फ कोड की लाइनें लिखना रह जाएगा? या फिर वो समय आ चुका है जहां एक डेटा प्रोफेशनल का सबसे बड़ा और सबसे क्रिटिकल कौशल ये होगा कि वो उस विशाल डेटा से सही बिजनेस सवाल कैसे पूछ सकता है? जब सारी कोडिंग, सिंटैक्स एरर्स और डेटा ट्रांसफर की टेक्निकल जटिलताएं बैकग्राउंड में ये विजुअल प्लेटफॉर्म्स खुद ही सुलझा लेंगे, तब क्या डोमेन नॉलेज और क्रिटिकल थिंकिंग ही डेटा साइंस की नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाएगी? ये आगे आने वाले टेक लैंडस्केप को लेकर सच में एक बहुत ही गहरी सोचने वाली बात है।